हेलो एवरीवन। मैं संग्राम पवार और इस वीक के करंट अफेयर को लेकर आज हमारा वीडियो फिर से आ गया है। उम्मीद है आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि एपेक्स बैंक की एग्ज़ाम की तिथि आ चुकी है और साथ में ही RAEO के भी पद का एक टेंटेटिव कितनी पोस्ट आएंगी ये जारी कर दिया गया है। एग्ज़ाम की तिथि अभी आई नहीं है, तो आपको जो है तैयारी जारी रखनी है अच्छे से, और करंट अफेयर का जो हमारे तरफ से एफर्ट है वो जारी रहेगा। और साथ ही जो एपेक्स बैंक के संबंध में जल्द ही जो हम कुछ वीडियोस लेकर आने वाले हैं। बहरहाल आज जो है हम बात करते हैं 13 से 16 सितंबर के बीच में जो करंट के मुद्दे हुए हैं उनके बारे में। तो चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट, तो बंगाल सरकार के द्वारा जो एक प्रमुख शिखर सम्मेलन या बिजनेस समिट कराया जाता है, इसका 7वां एडिशन जो है 21 नवंबर से 22 नवंबर 2022 के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा कोलकाता में। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर 21 से 22 नवंबर के बीच में 7वां जो है आपका एडिशन होने वाला है, संस्करण होने वाला है बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट का। ठीक, अगला पॉइंट हम देखते हैं और क्या करंट में रहा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल मंडी बोर्ड भवन, तो छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन मंडी बोर्ड जो है, या छत्तीसगढ़ स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जो है, या मंडी बोर्ड साधारण शब्दों में बोलूं तो इसके लिए एक नए कार्यालय भवन का जो है निर्माण किया गया है और उसका अभी लोकार्पण भी किया गया। और इस भवन का नाम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखा गया है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, और घोषणा की गई है। और इस भवन में जो है बीज निगम का भी कार्यालय संचालित होगा। तो ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या नाम रखा गया नए मंडी बोर्ड के भवन का। इसके बाद देखते हैं कि रायपुर में जो है नवा रायपुर में जो है 3 महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रारंभ होने वाली हैं। एक है कमर्शियल हब, दूसरा एरो सिटी और तीसरा शहीद स्मारक। तो कमर्शियल हब नवा रायपुर अटल नगर में जो है निवेश को बढ़ाने के लिए, बसाहट बढ़ाने के लिए, मतलब इन्वेस्टमेंट, और साथ में आपका ज़्यादा से ज़्यादा लोग का रेसिडेंस हो वहाँ पर, वाणिज्यिक गतिविधियों को या फिर कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए जो है एक व्यावसायिक बाजार जो है प्रस्तावित है, कमर्शियल मार्केट यहाँ पर जो है प्रस्तावित किया गया है। ये जो है कमर्शियल हब के तौर पर बनाया जाएगा और ये 1083 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कमर्शियल हब नवा रायपुर में बनने वाला है। एरो सिटी, तो नवा रायपुर अटल नगर में के लेयर 3 में जो है यात्री सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए एरो सिटी विकसित की जा रही है। ध्यान रखेंगे नवा रायपुर में भी। और कहाँ पर एरो सिटी की जा रही, तो ग्राम बरोदा रमचंडी, और रमचंडी की भूमि को जो है चिन्हांकित किया गया है। दोनों ग्रामों का नाम याद रखेंगे, बरोदा और रमचंडी, नवा रायपुर में है। इसके अलावा तीसरा जो है शहीद स्मारक बन रहा है। तो 3 पॉइंट, कमर्शियल हब, एरो सिटी और शहीद स्मारक। तो नवा रायपुर के ग्राम परसदा सेक्टर 3 में जो है 13 एकड़ में शहीद स्मारक की स्थापना की जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे, नवा रायपुर ग्राम परसदा में शहीद स्मारक बनेगा। एरो सिटी कहाँ बन रही है, तो ग्राम बरोदा रमचंडी में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं और क्या है। अर्बन कॉटेज सर्विस इंडस्ट्री पार्क, तो ये रायपुर के सीमा क्षेत्र में अर्बन कॉटेज और सर्विस इंडस्ट्री पार्क की स्थापना दलदल सिवनी के पास की जा रही है। तो कभी पूछ लिया जाए कि भाई अर्बन कॉटेज या सर्विस इंडस्ट्रीज पार्क कहाँ पर बन रहा है, तो दलदल सिवनी के पास इसकी स्थापना की जाएगी, रायपुर के सीमा क्षेत्र पर स्थित है। आगे और क्या न्यूज़ है, आगे देखते हैं। 14 सितंबर को हमने जो है परसों के दिन मनाया था हिंदी दिवस। हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है सबसे पहले उसके बारे में देखते हैं। तो 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी, जो कि देवनागरी लिपि में हो, है ना, भाषा हिंदी और उसकी लिपि या स्क्रिप्ट जो कहूँ वो देवनागरी फॉर्म में हो, जो ये दिख रहा है ये देवनागरी शैली है में लिखी गई है, उसे भाषाओं की आधिकारिक भाषा के तौर पर स्वीकार किया गया। तो इसको जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर या आधिकारिक भाषा के तौर पर 14 सितंबर को स्वीकार किया गया था। और आधिकारिक तौर पर पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया था, सॉरी,
कभी पूछा जाए कि आधिकारिक तौर पर पहला हिंदी दिवस कब मनाया गया, तो ये 14 सितंबर 1953 को मनाया गया था। इसके अलावा अगर देखेंगे संविधान में हम जानते हैं 12 अनुसूची है और उसमें से 8वीं अनुसूची है, उसमें भाषाओं को रखा गया है और ये जो है हिंदी उन 22 भाषाओं में से एक है। इसके अलावा हिंदी के डेवलपमेंट के लिए जो है, विकास के लिए जो निर्देश हैं आर्टिकल 351 में, बिल्कुल ध्यान रखेंगे आर्टिकल 351 से संबंधित है। और हिंदी शब्द जो है, हिंदी भाषा को अपना नाम फारसी शब्द हिंद से मिला है और हिंद जो है सिंधु नदी को हिंदू नदी भी कहा जाता था, तो हिंदू नदी की या सिंधु नदी की भूमि की जो है हिंद है या हिंदी भाषा का नाम वहीं से उत्पन्न हुआ है। हिंदी की लिपि देवनागरी है और हिंदी भारत की राजभाषा है, याद रखेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज है। कोई भी अगर बोले कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा या हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा है, तो कहीं पे भी ये चीज मेंशन नहीं है। हाँ, राजभाषा या मैं कहूं ऑफिशियल लैंग्वेज, तो डेफिनेटली ये ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषा है, ये जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, निपाह वायरस, आप जैसे जानते हैं कि 2 साल पहले जो है कोविड वायरस का काफी ज्यादा प्रभाव रहा पूरे विश्व में। अभी एक और नए वायरस का खतरा जो है दिखाई दे रहा है। कौन सा? निपाह वायरस, NIV। ये एक जूनोटिक वायरस है, याद रखेंगे, जानवरों से मनुष्य में फैलता है और दूषित भोजन खाने के माध्यम से जो है लोगों में फैलता है। तो अब ये दूषित भोजन कैसे आएगा? मतलब मान लीजिए कि कोई जानवर ने खाया है और उसके द्वारा अगर कोई मानव इससे खाता है तो ये मानव में आ सकता है। तो फ्रूट बैट या फिर एक फल खाने वाला चमगादड़ जो है, या फिर टेरोपोडिडे फैमिली का होता है, ये ध्यान रखेंगे, फ्रूट बैट। तो ये जो है नेचुरल होस्ट है, इसमें जो है निपाह वायरस डेफिनेटली होता है। सारे जो वायरस निकल के आ रहे हैं चमगादड़ से, है ना। तो निपाह वायरस का पहली बार 1999 में जो है पहला मलेशिया में सुअर पालकों के बीच जो है फैलने का पता चला और उस समय से निपाह वायरस की जानकारी मिली। और हाल ही में जो है केरल जिले के कोझिकोड में, ध्यान रखेंगे, कोझिकोड में जो है निपाह वायरस से जो है 2 लोगों की मौत हो गई। ग्राम पंचायत को जो है कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, निपाह वायरस से संबंध में अगर कुछ चीज पूछा जाए अभी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आज ही जो है ICMR ने एक अपना रिपोर्ट भी जारी किया है और उसमें बताया है कि इसमें जो है 70% चांस है कि अगर कोई व्यक्ति निपाह वायरस से संक्रमित है तो 70% लोगों की मृत्यु हो सकती है। ये डेफिनेटली, हालांकि ये उतना आसानी से फैलता नहीं है, लेकिन इसमें मृत्यु दर या डेथ रेट बहुत ज्यादा है निपाह वायरस में। ठीक, आगे C-95 एयरक्राफ्ट। तो एयरबस नाम की एक यूरोपियन कंपनी है जो एरोप्लेन का निर्माण करती है, एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग करती है। यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने जो है 13 सितंबर को भारत को अपना एक C-95 एयरक्राफ्ट सौंपा। भारत ने जो उससे खरीदे हैं C-95 एयरक्राफ्ट, ये टैक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन है, मतलब माल ढोने वाले प्लेन हैं और ख़ास तौर पर मिलिट्री के साजो सामान को जो एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, ये सारी चीज़ में इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। C-95 एयरबस के जो है 56 विमान भारत को मिलेंगे, है ना, मिलने हैं, जो भी भारत और इस कंपनी के बीच में सौदा हुआ उसके अनुसार। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कंपनी का नाम तो एयरबस, ये भी यूरोप की है। इसके अलावा जो हमने अभी हाल ही में एक लड़ाकू विमान जो खरीदा है रफाल, तो रफाल कहाँ का है? तो वो याद रखेंगे डसॉल्ट नाम की कंपनी है ना, डसॉल्ट रफाल बताएंगे, ये कमेंट करके डेफिनेटली याद रखेंगे कहाँ कहाँ का है डसॉल्ट रफाल और साथ में एयरबस। इसको जरूर खोज के मुझे बताएं कमेंट करके। इसके अलावा ध्यान रखेंगे HAL भी एक है जिसने क्या बनाया था, तेजस, ये भारतीय लड़ाकू विमान है ना। तो ये HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, इसका मुख्यालय कहाँ है ये भी कमेंट करके बताएं। वायुसेना प्रमुख VR चौधरी ने स्पेन में जो है इस विमान को रिसीव किया। तो ध्यान रखेंगे हमारे वायुसेना प्रमुख जो है स्पेन में जाकर जो है इसे खरीदे, रिसीव किया।
फिर आते हैं 150 एलिफेंट कॉरिडोर। हमारे भारत में अभी आपने हाल फिलहाल में सुना होगा, जो छोटा नागपुर का पठार है, तो हमारा जो उत्तर छत्तीसगढ़ है ये वाला क्षेत्र, वो भी इस क्षेत्र में आता है, और इस क्षेत्र में काफी जो है हाथियों का कॉरिडोर है। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जो है अपनी रिपोर्ट के मुताबिक देश में जो है अब 15 राज्यों में 150 कॉरिडोर बना दिए हैं, किसके लिए? एलिफेंट्स के लिए। तो अब उस क्षेत्र में जो है कुछ विकासात्मक कार्य या कई सारी चीजें होंगी जो इनके कॉरिडोर को प्रभावित ना करे, ऐसे कार्य नहीं किए जाएंगे। सबसे अधिक ये जरूर ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल में 26 कॉरिडोर हैं, किससे संबंधित? तो हाथियों से संबंधित। और छत्तीसगढ़ में भी जो है उत्तर छत्तीसगढ़ में ही बादलखोल अभ्यारण्य, सरगुजा में, तमोर पिंगला सेमर सोत अभ्यारण्य में जो है एक एलिफेंट कॉरिडोर निर्माण करने का प्लान था, लेकिन जो है ये योजना अभी तक के लागू नहीं हो पाई है, तो इसे ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं और क्या खास है। 17 सितंबर को जो है हमारे नए संसद भवन का ध्वजारोहण होने वाला है। जैसे आपको पता है मई के माह में जो है हमारे नए संसद का जो है निर्माण पूरा हो चुका था। अब जो है इसका फाइनली जो है ध्वजारोहण होगा। हमारे यहाँ जैसी परंपरा है कि कोई भी पब्लिक बिल्डिंग तब तक के उसका अस्तित्व माना नहीं जाएगा जब तक कि उसमें फ्लैग होस्टिंग या ध्वजारोहण ना हो। तो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जो है नए संसद भवन पर जो है ध्वजारोहण करेंगे, और 18 से 22 सितंबर तक जो है स्पेशल एक सेशन बुलाया गया है सरकार के द्वारा। कुछ अहम जो है इसमें बिल या फिर विधेयक लाने वाली है सरकार, तो ध्यान रखेंगे। 28 मई को इसका उद्घाटन हुआ था और 17 सितंबर को जो है इसमें ध्वजारोहण होगा, और पहली जो बैठक है ये 18 से 22 सितंबर के बीच में यही होने वाली है। तो वही चीज मैंने बोला, कामकाज शुरू हो सकेगा, क्योंकि फ्लैग कोड के अनुसार किसी भी सरकारी भवन को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद ही जो है उसका दर्जा मिल सकता है। ठीक बात, तो ये हो गया। आगे और क्या खास है, तो पीएम ने अभी जो है हाल ही में रायगढ़ के कोड़ातराई में अपना आम सभा किया, लोगों को संबोधित किया। कुछ हद तक पॉलिटिकल भी था और कुछ हद तक मेनली जो था ये आपका कुछ चीजों का लोकार्पण किया गया और कुछ चीजों का शिलान्यास भी किया गया। तो छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल परियोजना है ना, इसमें जो है 4 रेल लाइन का लोकार्पण किया गया। तो ये 4 रेल लाइन जो है इसमें ये ध्यान रखेंगे, पेपर में एक बार पीएससी प्री में पूछ चुका है, तो ध्यान रखेंगे 4 रेल जो ईस्ट कॉरिडोर का लोकार्पण किया गया। तो खरसिया धरमजयगढ़ के बीच में किया गया, दोनों रायगढ़ में, 124 किलोमीटर। पेंड्रा रोड अनूपपुर है ना, ये एमपी में आ जाता है अनूपपुर, 50 किलोमीटर। चांपा और जामगा के बीच में 98 किलोमीटर। और तलाईपल्ली कोयला खदान रायगढ़ में एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन एमजीआर के बीच में जो इसको किया गया है, और इसकी लंबाई कितनी, तो 65 किलोमीटर है। तो ये ध्यान रखेंगे कौन सी जगह है, एटलीस्ट ये पूछा जा चुका है ऐसा प्रश्न पहले भी, है ना। इसके अलावा साथ ही 9 जिलों में जिला स्तरीय क्रिटिकल केयर इलाज के लिए भी जो है कुछ केंद्र बनाए जाएंगे। क्रिटिकल केयर ध्यान रखेंगे, है ना, क्रिटिकल केयर के लिए कुछ यूनिट्स बनेंगी, तो इसका भी शिलान्यास किया गया 9 जिलों में, ये ध्यान रखेंगे। तो कुछ जो योजनाएं कहां पर हुई थी, तो रायगढ़ के कोड़ातराई में इनकी बैठक हुई थी। आगे देखते हैं और क्या टॉपिक है, प्योर सर्वे 2023। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण हुआ है अभी 2023 में, कहा, रायपुर शहर का, उसमें रायपुर का रैंक आया है कितना, 16वां। तो स्वच्छ प्योर एयर जो सर्वे हुआ था ये 47 शहरों का हुआ था, जिसकी 10 लाख से ज्यादा आबादी थी, और इसमें रायपुर को जो है 47 शहरों में 16वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसे अच्छे से ध्यान रखेंगे। आगे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा झरना, अगर कल का न्यूज़पेपर आप उठाकर देखेंगे तो फ्रंट पेज में ही आपको दिखेगा, बीजापुर में नंबी झरना जो है अभी छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा झरना माना जा रहा है। अगर वो पिक्चर देखेंगे तो आपको बहुत ही शानदार व्यू दिखाई देगा। उसमें छत्तीसगढ़ में सबसे ऊंचा जलप्रपात नंबी को माना जा रहा है। इसकी ऊंचाई लगभग 540 फीट मानी जा रही है, इसकी हाइट जो है। और बस्तर संभाग में बीजापुर जिले के नंबी गांव के समीप जो है ये जलप्रपात स्थित है। बीजापुर में नीलम सरई जलप्रपात भी स्थित है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे।
और इससे पहले जो सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जा रहा था वो जशपुर जिले के मकरभंजा जलप्रपात को माना जा रहा था, लेकिन अब सबसे ऊंचा कौन सा हो गया है तो नंबी। और वही मकरभंजा की हाइट कितनी थी 450 फीट। अभी नंबी को सबसे ऊंचा माना जा रहा है, बीजापुर में है। दूसरे नंबर पर मकरभंजा, ये कहां पर, जशपुर जिले में। ठीक, आगे देखते हैं नेवा ऐप। तो ये नेवा ऐप क्या है, तो हमारे यहाँ जो विधानसभाओं को पेपरलेस बनाने का एक प्रोसेस चल रहा है। सारी चीज जो है कंप्यूटराइज्ड हो जाए, कोई भी चीज वहां पर पेपर के फॉर्म में ना हो, जिससे क्या होगा, पेड़ों की कटाई कम होगी, पर्यावरण संरक्षण हो पाएगा। तो इसी के तहत जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर में गुजरात की जो विधानसभा है वहां पर राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन परियोजना का उद्घाटन किया। और जो ऐप बना है वो है नेशनल ई विधानसभा ऐप, नेवा ऐप, और सदन के कामकाज को पेपरलेस बनाने के लिए। तो नेवा ऐप लॉन्च किया गुजरात में। ध्यान रखेंगे, भारत में अगर पूछा जाए पहला ऐसा कोई राज्य जिसने अपनी विधानसभा को पूर्णतः पेपरलेस किया, तो ध्यान रखेंगे नागालैंड। अच्छे से याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। नागालैंड भारत की पहली ऐसी विधानसभा है जहां ई विधानसभा सिस्टम लागू है। ध्यान रखेंगे, ई विधानसभा सिस्टम कहां लागू है, तो नागालैंड में लागू है। आगे देखते हैं लामनी बाम्बू पार्क। तो लामनी पार्क के बारे में पहले भी हमने पढ़ चुका है, बर्ड एवियरी के बारे में पढ़ चुके हैं जगदलपुर बस्तर में। इसके अलावा यहाँ पर जो है प्रदेश का पहला बाम्बू पार्क भी बनकर तैयार हो गया है ना। लामनी बाम्बू पार्क नाम दिया गया है। और इसमें जो है सुंदर कोया प्रजाति के बांस के अलावा जो है कुल 210 प्रजाति के जो है बांस लगाए जाएंगे। सुंदर कोया कहाँ का है, तो असम का एक स्पेशल प्रजाति है। इसके अलावा अन्य जो है 210 प्रजाति के बांस लगाए जाएंगे। ये कुल जो है 6 हेक्टेयर में लगाए जाएंगे। और जो 210 प्रजाति लगाए जाएंगे और इन्हें क्या बोला जाएगा, तो बम्बू सतम बोला जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये क्षेत्र को बम्बू सतम बोला जा रहा है। और लामनी पार्क का बम्बू सतम छत्तीसगढ़ राज्य का पहला बम्बू सतम होगा। ध्यान रखेंगे, पहला बाम्बू पार्क होगा लामनी पार्क का, जहां लार्ज नंबर ऑफ एरिया में बांस की अलग अलग वैरायटी मौजूद है। 210 प्रजाति के बाम्बू जो है वहां लगाए जा रहे हैं मात्र 6 हेक्टेयर के एरिया में। बम्बू सतम नाम दिया गया है, इसे नोट कर लेंगे, पूछा जा सकता है लामनी बाम्बू पार्क या पहला बाम्बू पार्क कहाँ बन रहा है। ठीक, आगे छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट। ठीक, तो जैसे अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी योजना आई है कि पेट्रोल को थोड़ा सा हमें क्या मिक्स करना है किसके साथ, अब जो हमारा एथेनॉल है उससे, और जिससे कि हमारा जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम होगा। तो ये कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए पेट्रोल में जो है एथेनॉल का मिश्रण किया जा रहा है। और एथेनॉल की जो आने वाले समय में बहुत डिमांड हो सकती है। तो एथेनॉल निर्माण के लिए जो राज्य का पहला पीपीपी आधारित, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधारित मॉडल पर जो है देश का पहला, ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य का पहला व पीपीपी मॉडल पर आधारित देश का पहला। अभी तक पीपीपी मॉडल पर आधारित देश में जो है कोई भी एथेनॉल प्लांट नहीं लगा है। कबीरधाम के कवर्धा में लगाया गया है। ठीक, यहाँ गन्ना आधारित एथेनॉल का निर्माण होगा और जिसमें 80,000 लीटर एथेनॉल का उत्पादन किया जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे एकदम अच्छे से। यह प्लांट कबीरधाम कवर्धा के भोरमदेव शक्कर कारखाने के पास ही शुरू किया जाएगा। और इसके अलावा पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ राज्य का पहला मक्का आधारित कौन सा हो रहा है एथेनॉल प्लांट, तो ये कोंडागांव के कोकोड़ी में मां दंतेश्वरी मेज प्रोसेसिंग यूनिट के पास लगाया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, ये मक्का आधारित पहला कहाँ बन रहा है, तो ये कोंडागांव के कोकोड़ी, क से कोंडागांव, क से कोकोड़ी में। और वहीं पीपीपी पर आधारित यह पहला अगर पूछा जाए छत्तीसगढ़ का एथेनॉल प्लांट, तो ये कबीरधाम में बनकर लगभग तैयार है। ठीक, आगे देखते हैं मास्टर कार्ड। आप सब जो है कहीं ना कभी एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड यूज करते हैं, उसमें जो एक सपोर्ट या पावर जो बोलते हैं दिखता है, जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइड कराता है मास्टर कार्ड। तो ये मास्टर कार्ड इंडिया के जो है चेयरमैन कौन बन रहे हैं, तो एसबीआई के पूर्व प्रमुख रजनीश कुमार को जो है बनाया जा रहा है। रजनीश कुमार जो है गैर कार्यकारी सलाहकार की भूमिका और साउथ एशिया
कार्यकारी टीम को जो है गाइड करेंगे। तो ध्यान रखेंगे एसबीआई प्रमुख को जो है कंपनी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके अलावा इनकी कुछ और जिम्मेदारियां भी हैं। आगे देखते हैं नेशनल जुडिशियल डेटा। तो हमारे यहाँ जो है जुडिशरी या फिर न्यायपालिका को भी जो है अब काफ़ी ज़्यादा तकनीक के माध्यम से और मॉडर्नाइज किया जा रहा है, आधुनिक किया जा रहा है। और उसी में राष्ट्रीय न्यायिक भारत की कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट के प्रावधान पर जो है कार्यान्वित एक फ्लैगशिप परियोजना चालू कर रही है, जिसमें हाई कोर्ट और अधीनस्थ कोर्ट जो होंगे या सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होंगे उनमें लंबित मामलों की निगरानी और निपटान की प्रणाली है। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है जान सकता है कि क्या स्टेटस है अभी। इससे याचिकाकर्ताओं को सिर्फ एक क्लिक पर अपने केस की पूरी ट्रैकिंग हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे नेशनल जुडिशियल डेटा भी जो है तैयार किया जा रहा है। इससे न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही या फिर आंसरेबिलिटी भी आएगी या फिर अकाउंटेबिलिटी भी आएगी। तो ध्यान रखेंगे नेशनल जुडिशियल डेटा के बारे में। ठीक है, आगे देखते हैं हम स्वायत्त अंडर वाटर ऑटोमेटेड व्हीकल। जैसे आज देखेंगे आप ऑटोमेटेड तौर पर हमारे ड्रोन चलाए जाते हैं, जिससे जो है पूरी निगरानी की जाती है हमारे एयर सिस्टम की या डिफेंस सिस्टम की। तो वैसे ही जो है समुद्र में भी जो है कुछ अंडर वाटर ऑटोमेटेड व्हीकल का विकास किया जा रहा है और इसमें प्रमुख योगदान आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर प्रभु राजगोपाल के नेतृत्व में जो है छात्रों ने एक स्वायत्त नाम का अंडर वाटर ऑटोमेटेड व्हीकल, एक तरीके का पनडुब्बी जैसा कहेंगे, ये समुद्री सीमाओं का सर्वेक्षण है ना, सर्वे करेगा, पर्यावरण की निगरानी जैसे तापमान मापने का, पीएच लेवल, क्लोराइड की जानकारी देने के साथ साथ अन्य काम में भी जो है आपका उपयोग में आएगा। तो ध्यान रखेंगे अंडर वाटर जो है आपको जानकारी देने के लिए ये काम है। भविष्य में इसको इस तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो ध्यान रखेंगे स्वायत्त आईआईटी मद्रास के सहयोग से। अभी जो हमारा सेशन हुआ था संसद का, जिसे हम मॉनसून सत्र या मॉनसून सेशन भी कहते हैं, मॉनसून सेशन में एक अधिनियम पास किया गया था, जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम। तो जितने भी आज की डेट में हमारे सर्टिफिकेट बनते हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना हो, आधार या पासपोर्ट, शादी के रजिस्ट्रेशन, सारे चीज के लिए हमें जो है सिर्फ काम आएगा क्या, बर्थ सर्टिफिकेट। सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर जो हम ये सारी चीज करवा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट दस्तावेज हो जाएगा जिससे सारे जो है कार्य किए जा सकते हैं। तो संसद ने जो है इसे पारित किया था और इसे जो है 1 अक्टूबर से पूरे देश में जो है लागू किया जाने वाला है। तो ध्यान रखेंगे अब जन्म प्रमाण पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट दस्तावेज होने वाला है। ठीक, आगे देखते हैं आदि गुरु शंकराचार्य। तो अगर भारतीय फिलॉसफी हमारे लेक्चर्स हैं इंडियन फिलॉसफी के, यूट्यूब में हमारे चैनल में आप जाके देखेंगे तो बहुत सारे लेक्चर्स हैं। भारतीय फिलॉसफी में अगर हम कहें तो भारतीय फिलॉसफी का क्लाइमेक्स या चरम पे जब भारतीय फिलॉसफी या भारतीय दर्शन पहुंचा तो वो किसकी आइडियोलॉजी से आया था, तो आदि शंकराचार्य की आइडियोलॉजी से ही आया था। एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी या फिर क्रांतिकारी विचार के साथ इनने जो है दर्शन को, भारतीय दर्शन को नया जो है आयाम दिया था। इनका जो सिद्धांत था अद्वैतवाद का, उस समय इस बारे में जो है ज़्यादा लोग क्या कोई ने बात नहीं की थी अद्वैतवाद, लेकिन अगर देखा जाए तो इसका बेस हमको जो है कहाँ से मिलेगा, उपनिषदों में मिल जाएगा। अद्वैतवाद या इंग्लिश में बोलूँ तो नॉन डुअलिज्म। तो इनका जो साधारण शब्दों में अगर कहें, इनका दर्शन यही कहता है कि बाकी सब मिथ्या है, एक ही चीज जो है वो परम है और बाकी जो चीज हमको नजर आ रही है, बाकी चीज में हम पढ़े ये सब मिथ्या या इल्यूजन के कारण पढ़े हैं, एक ही सत्य है वो है ब्रह्म। तो ये अद्वैत या फिर नॉन डुअल है ना। तो ये सिद्धांत उनने उस समय दिया था। तो इनके नाम से जो है मध्य प्रदेश में जो है शंकराचार्य की तपोभूमि खंडवा जिले में जो है ओमकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की जा रही है। और इस धाम को जहाँ ये की जाएगी इसको एकात्म धाम कहा जाएगा। ठीक,
और अद्वैत लोक के नाम से जो एक संग्रहालय भी यहाँ बनाया जाएगा, अद्वैत लोक नाम से। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की स्थापना की जा रही है, ये भी ध्यान रखेंगे। आचार्य शंकर अंतर्राष्ट्रीय अद्वैत वेदांत संस्थान की भी स्थापना की जा रही है। और इन्हें जो है महान दार्शनिक धर्म प्रवर्तक थे भारत में, और इनकी ही सिद्धांत के आधार पर जो है लगभग हमारी आज की डेट की भी जो फिलॉसफी चल रही है वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम में योगदान कहा जाए तो इन्हीं का है। ठीक, आगे देखते हैं हम सर्फ सार्क रिपोर्ट। तो सर्फ सार्क की एक रिपोर्ट आई है, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इसमें जो है कुल 121 देशों का सर्वे किया गया। 5 अलग अलग कारक थे कि कैसे इंटरनेट आपको मिल रहा है, इंटरनेट कितनी कीमतों में मिल रहा है, कितने स्पीड से मिल रहा है, ऐसे अलग अलग कारकों पे जो है ये सर्वे कराया गया। सर्फ सार्क के अनुसार ने कराया था, और इसके अनुसार जो है भारत को 52वां स्थान मिला है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वे के अनुसार। तो ध्यान रखेंगे 121 देशों में जो है 52वें स्थान पर है भारत। ठीक, आगे देखते हैं और क्या है, बोट जंगल सफारी। तो देश में पहली बार जो है नागपुर के पेंच टाइगर रिजर्व है, अब वहां पर जो है जंगल सफारी बोट के माध्यम से भी शुरुआत हो रही है। नवंबर से जो है ये सफारी शुरू होगी और एक विशेष सोलर बोट का इसमें प्रयोग किया जाएगा। ये ध्यान रखेंगे कहां पर हो रही है, तो पेंच में है ना। मारबत उत्सव, तो नागपुर में ही महाराष्ट्र के शुक्रवार को अभी जो मतलब कल के दिन में 15 तारीख को काली पीली मारबत नाम से जो है एक जुलूस निकाला जाता है, और ये लगभग 140 वर्षों से जो है परंपरा चलती आ रही है। इसमें जो है बीमारियों और सामाजिक समस्याओं को दूर करने की कामना की जाती है। तो ऐसा पूछा जाए मारबत उत्सव कहाँ मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मारबत के अलावा यहाँ एक बड़गया का जुलूस भी निकलता है, तो ध्यान रखेंगे, नागपुर से संबंधित है ये। आगे ध्रुवास्त्र के बारे में डायरेक्ट इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि अभी सुखोई के भी कुछ विमान जो है परचेस करने वाला है भारत। सुखोई रशिया से जो है लड़ाकू विमान है जो भारत के ऑलरेडी हमारे जो बेड़े में है, और कुछ और खरीदने वाला है, और उसमें जो है ध्रुवास्त्र एक हमारा मिसाइल है, ये लगाया जाएगा। ये हवा से सतह को मारने या अटैक करने वाली कम दूरी की जो है स्वदेशी निर्मित मिसाइल है, हमारी इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल है, तो ध्यान रखेंगे ध्रुवास्त्र। और इसे जो है हमारा ALH-ML 4 हेलीकॉप्टर के लिए विकसित किया गया है, और इसका निर्माण साथ में इसका जो है इस्तेमाल साथ में किसमें, तो हमारे सुखोई में भी किया जाएगा, ऐसा आज आया है। ध्यान रखेंगे ध्रुवास्त्र के बारे में, इंपॉर्टेंट हवा से सतह पर वार करने वाला जो है ये मिसाइल है। आगे देखते हैं और क्या है, अफगानिस्तान में चीनी दूतावास या राजदूत। तो अफगानिस्तान में जब से जो वहाँ उलटफेर हुआ है और तालिबान का शासन आया है, उसके बाद जो है लगभग सभी देश ने अपने वहाँ दूतावास बंद कर दिए थे। अभी विश्व में चीन जो है पहला देश हुआ जिसने अपने वहाँ राजदूत को फिर से भेजा है, तो ध्यान रखेंगे चीनी राजदूत झाओ शेंग जो है ये पहले हैं, और पूरे विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने अपना वहाँ पर राजदूत भेजा है, तो ये ध्यान रखेंगे। आगे एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर। तो अभी हमने हाल ही में देखा कि 9-10 सितंबर को जो है भारत मंडपम करके एक नया कन्वेंशन सेंटर बना था प्रगति मैदान में, जिसमें G20 समिट या सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब जो है एक और जो है सबसे बड़ा एशिया का कन्वेंशन सेंटर बन के आ रहा है, ये यशोभूमि के नाम से होगा। राजधानी दिल्ली में भारत मंडपम के बाद अब जो है यशोभूमि सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर होगा। कल संडे को 17 सितंबर को इसका लोकार्पण किया जाएगा। यशोभूमि ध्यान रखेंगे, इसका नाम इंडियन इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर है, जिसे यशोभूमि के नाम से भी जाना जाएगा। इसका पहला चरण बनकर तैयार है और मार्च 2025 तक के जो ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, सभी चरणों का काम पूरा हो जाने के बाद ये एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बन जाएगा। कौन सा? यशोभूमि। तो ध्यान रखेंगे यशोभूमि, और ये कहाँ पर बन रहा है, तो ये भी ध्यान रखेंगे दिल्ली में बना है एशिया का सबसे बड़ा
कन्वेंशन सेंटर। ठीक, आगे देखते हैं। यशोभूमि जो है द्वारका सेक्टर में बना है दिल्ली के। ठीक है, ये वही चीज लिखा है जो मैंने बताया था, भारत मंडपम से भी बड़ा होगा, प्रगति मैदान में स्थित जो है। और इसमें क्या क्या मीटिंग हो सकती है, इंसेंटिव्स हो सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो सकते हैं, एग्जीबिशन, ऐसी सारी सुविधाएं जो है यहाँ पर दी गई हैं। तो ध्यान रखेंगे, सबसे बड़ा जो है सेंटर बन के तैयार हो रहा है यशोभूमि के नाम से। तो ये कुछ जो है 3 दिन के खास जो है टॉपिक थे। बहुत सारी न्यूज़ आई थी तो मुझे लगा कि पहले प्रस्तुत किया जाए, हफ्ता होने का था तो भी से। तो आप करंट के टॉपिक्स जो है फॉलो करते रहिए और तैयारी अच्छे से करते रहिए। जोड़ते हैं जल्द ही जो है एपेक्स बैंक के संबंध में जो है कुछ लेक्चर लेकर हम आने वाले हैं। तो तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।